हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे केपलर्स के लॉज किसने दिए थे, उसके लिए डेटा क्या यूज़ किया गया, उनके स्टेटमेंट्स, उनके एक्सप्लेनेशंस और उनके प्रूफ्स। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो तीनों लॉज है जिनको हम केपलर्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, वो दिए थे जोहान्स केपलर इन्होंने। ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और साथ ही कई बुक्स में इनको मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। इन्होंने जो तीन लॉज दिए हैं वो सारे प्लैनेट्स को भी एप्लीकेबल है और साथ ही ये लॉज सैटेलाइट्स भी फॉलो करते हैं। इनके जो पहले दो लॉ है ये दिए इन्होंने 1609 में, जबकि जो तीसरा लॉ है ये दिया है पूरे 10 साल बाद 1619 में। इन लॉज को बनाने के लिए टाइको ब्राहे इनके ऑब्जर्वेशंस यूज़ किए गए, क्योंकि जोहान्स केपलर टाइको ब्राहे को असिस्ट करते थे, तो उन्होंने उन्हीं सारे ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से एनालाइज किया और ये तीन लॉज दिए। अब देखते हैं लॉज क्या है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहा जाता है और लॉ कुछ इस तरह से है। एवरी प्लैनेट मूव्स अलोंग एन इलिप्स विद द सन लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द इलिप्स। मतलब कि हर प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, लेकिन उसके घूमने की जो पाथ है वो एक इलिप्स है और इलिप्स को दो फोकस होते हैं, तो उस प्लैनेट के लिए सन किसी एक फोकस पर होता है। इसे एक्सप्लेन करने से पहले आइए समझते हैं इलिप्स ये शेप कैसा होता है। तो इलिप्स इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ टू फोकाई इज कांस्टेंट। मतलब कि किसी भी पॉइंट पर, इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर आप उसके दोनों फोकस से डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसकी सम करेंगे तो वो एडिशन सेम आएगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फिर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, उसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से आप कंप्लीट जो फिगर बनाएंगे वो आपका इलिप्स बन जाएगा। अब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो लॉज है ये सिर्फ प्लैनेट्स को एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बल्कि ये सारे सैटेलाइट्स को भी एप्लीकेबल होते हैं। तो मून भी अर्थ के अराउंड इसी तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। उसकी जो पाथ होती है वो ऑलमोस्ट इलिप्टिकल होती है। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि उन्होंने जाके देखा है वहाँ पे कि ये इलिप्स है, तो फिर पता कैसे चला? तो दोस्तों, जो सारे ऑब्जर्वेशंस केपलर के पास थे उसमें से उन्होंने कैलकुलेशंस किया। कैलकुलेशंस करके उन्होंने इसेंट्रिसिटी निकाली, जिसका फॉर्मूला आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ कांस्टेंट्स है, कुछ एंगुलर मोमेंटम है, कुछ एनर्जी है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से पता चलता है कि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे कौन सी शेप बनती है, जिसका चार्ट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जब वो अर्थ की स्टडी कर रहे होंगे सन के अराउंड, तब उन्हें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिली होगी <1। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो शेप है या फिर ये जो ऑर्बिट का शेप है वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली इलिप्टिकल होना चाहिए। तो बस ऐसे ही कैलकुलेशंस से बना केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आइए अब देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी कहते हैं। सेकेंड लॉ में कहा है अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, या फिर द एरिया डिवाइड बाय टाइम दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब कि अगर हम सेम टाइम के लिए कोई प्लैनेट कितना एरिया कवर करता है ये बार बार देखें, तो हर बार आपको जो एरिया मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, तीनों जो शेडेड रीजन्स है वो तीनों इक्वल एरियाज है। अब ये होता कैसे है? देखिए, जब भी प्लैनेट सन के दूर से होकर ट्रैवल करता है तब उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। इसके उल्टा जब वो सन के बिल्कुल नज़दीक से ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब जब वो नज़दीक होता है तब रेडियस छोटी होती है और उसका कवर्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसके उल्टा जब वो सन से बहुत दूर होता है या फिर दूर जाता होता है तो उसकी रेडियस बढ़ती जाती है और उसका कवर डिस्टेंस कम होता जाता है। इसी तरीके से एरिया जो होता है वो इक्वल रहता है। इस बात को समझने के लिए हम लेते हैं स्लिंग का एग्जाम्पल, जो कि इमेजेस में आप देख रहे हैं। जब इस स्लिंग की स्ट्रिंग मतलब कि रस्सी आपके हाथ के नज़दीक से घूमती है तब उसकी स्पीड आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, और जब वो रस्सी बहुत दूर से घूमती है, मतलब आप रस्सी की लेंथ जब बढ़ा देते हो तब आप फील करते हो कि उसकी स्पीड थोड़ी कम लगती है आपको। बस इसी तरह हमारे प्लैनेट्स भी सन के अराउंड घूम रहे हैं, दूर से धीरे धीरे और नज़दीक से फटाफट। हो सकता है बेचारे प्लैनेट्स को भी गर्मी लगती हो सन के नज़दीक से गुजरते वक्त, तभी तो नज़दीक आते ही भागना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया सेकेंड लॉ। अब आइए देखते हैं थर्ड लॉ क्या है। इस लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ पीरियड है और इसका स्टेटमेंट द स्क्वायर ऑफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। मतलब कि दोस्तों, थर्ड लॉ में कहा है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ पर टी है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन,
और ए है सेमी मेजर एक्सिस। इस लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू ए क्यूब। हमें बचपन में सिखाया था कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हमें कांस्टेंट रखना है। देयरफॉर ये बनता है टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे दिखाए गए चार्ट में देख सकते हैं कि अगर कोई भी पेरेंट बॉडी है, जैसे कि अगर हम सन को पेरेंट बॉडी पकड़े तो उसके सारे जो प्लैनेट्स है उनके लिए हम टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब निकाले तो वो सारी जो वैल्यूज है ये अप्रोक्स नियर अबाउट सेम आ रही है। एग्जैक्टली सेम नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन नियर अबाउट आ रही है, बस कुछ पॉइंट्स का फर्क है। तो ये चीज हमें कांस्टेंट शो करती है। वैसे ही हम अगर जुपिटर के बारे में देखें तो उसके सारे जो मून्स है उनकी वैल्यू आप देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो एक पेरेंट बॉडी के लिए उसके अराउंड घूमने वाले सारे प्लैनेट्स, या फिर अगर पेरेंट बॉडी प्लैनेट है तो उसके अराउंड घूमने वाले सारे सैटेलाइट्स, इनके लिए टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, मतलब कि उनके रिवोल्यूशन के पीरियड का स्क्वायर अपॉन उनके सेमी मेजर एक्सिस का, मतलब उनके पाथ के सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब करेंगे तो वो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। बस यही है केपलर्स थर्ड लॉ। अब हम केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ देखेंगे और बाकी दो प्रूफ जो है वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो कर दी है और वो मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सारे प्रूफ डाल दूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। सो लेट्स सी प्रूफ। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो टी से ही स्टार्ट करते हैं। टी है हमारा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको हम दे सकते हैं इस फॉर्मूला से एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी। एरिया ऑफ इलिप्स को हम लिखते हैं पाई ए बी अपॉन एरियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं L अपॉन 2m, जहां पे A है सेमी मेजर एक्सिस, B है सेमी माइनर एक्सिस, L है एंगुलर मोमेंटम और m है मास ऑफ प्लैनेट। नाउ हमें टी स्क्वायर के लिए प्रूव करना है तो हम इस टी का भी स्क्वायर कर लेते हैं। हम लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2m ऊपर जाके 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। नाउ हमें b को रिप्लेस करना है क्योंकि हमें सिर्फ a ये क्वांटिटी चाहिए, बाकी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें देखते हैं क्या क्या रिप्लेस होता है। तो हमें ये पता है कि जो लैटिस रेक्टम होता है इलिप्स का, उसे हम लिखते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a। तो अगर हमें सेमी लैटिस रेक्टम लिखना है तो हम लिखेंगे L इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a, मतलब कि लैटिस रेक्टम का आधा। साथ ही साथ लैटिस रेक्टम का और एक फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू कैपिटल L स्क्वायर अपॉन m इंटू c। अब ये जो L है ये शो कर रहा है आपका सेमी लैटिस रेक्टम, सॉरी मतलब इलिप्स का सेमी लैटिस रेक्टम। L स्क्वायर मतलब एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। C एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो है, लिख कर ही बता देती हूँ, L स्क्वायर अपॉन m इंटू जी एम एम। ये सारी क्वांटिटीज आपको लैटिस रेक्टम के डेरिवेशन में मिल जाती है, लेकिन वो बहुत लेंदी है तो हम बस उसके वैल्यूज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू। बी स्क्वायर अपॉन ए था और इक्वल्स टू ये, तो फिर मैंने वो उस ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और नीचे मिला जी एम स्क्वायर अपॉन एम। अब ये जो बी स्क्वायर की वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ पर रख देंगे ताकि हमें ए के फॉर्म में हमारा इक्वेशन मिल जाए। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू l स्क्वायर a अपॉन जी m स्क्वायर m। यहाँ पर m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें जो मिलता है वो ये है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर a क्यूब अपॉन जी एम। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करके लिख लेती हूँ। अगर इसे फिर से लिखूं तो हमें मिलता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू ए का क्यूब। तो यहाँ पर 4 ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि वो नंबर है, पाई स्क्वायर ये भी एक कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ सन है या फिर मास ऑफ पेरेंट बॉडी है वो भी एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या बचा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू ए क्यूब। अल्टीमेटली टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। हे इज द प्रूफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। सो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक